नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं समसामयिक की घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं कि प्रीवियस लेक्चर जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं आप लोगों को समझ में आए हैं और आपने उसके नोट्स अच्छे से बना लिए हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं स्थानीय सुशासन की। स्थानीय सुशासन में हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर के अंतर्गत। एक छोटा सा मैं रिकैप कर दूं, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने बात करी थी बलवंत राय मेहता समिति, है ना। स्थानीय सुशासन के अंतर्गत पहली समिति के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। और उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को याद हो गया होगा कि इन्होंने किस तरीके का प्रावधान दिया था कि स्थानीय सुशासन को मजबूत करने के लिए 3 स्तर की आवश्यकता है, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की बारे में बात करी बलवंत राय मेहता समिति ने। तब उसके बाद अशोक मेहता जी आए, उन्होंने बोला कि भाई त्रिस्तर पे जाने से अच्छा है कि हम उसको 2 स्तर का रखें। तो दूसरे नंबर पे हम लोगों ने डिस्कस किया था अशोक मेहता समिति। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने डिस्कस किया था अशोक मेहता समिति, है ना, अशोक मेहता समिति। ठीक है, इन्होंने बोला था कि 2 स्तरीय होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद अशोक मेहता समिति असफल रही, है ना, क्योंकि उसके तर्क उतने तार्किक नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं बलवंत राय मेहता समिति ही कार्यरत रही, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लेकर आगे चल रही थी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब अगली समिति आती है GPK राव समिति। ये नाम ध्यान रखेंगे गाइस, ये अक्सर एग्जाम में आता है। यहाँ पे आप एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें आप कि इस समिति की सिफारिश स्वयं योजना आयोग द्वारा की गई। ठीक है जी, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्थानीय सुशासन के संदर्भ में किस समिति की सिफारिश योजना आयोग के द्वारा की गई, तो आपको नाम ध्यान रखना है GPK राव समिति। ठीक है, उसके द्वारा विकासात्मक कार्यों के लिए किया गया था, यानी योजना आयोग ने इसकी सिफारिश की, जो आज वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, योजना आयोग ये सब आप लोग संविधान में पढ़िएगा, जहां पे हम लोग गैर संवैधानिक संस्था और संवैधानिक संस्था के रूप में बात करते हैं। सॉरी, माफी चाहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है कि इसका गठन कब किया गया गाइस? 1985 में। और 1 साल तो कम से कम अनुभव लेगी जो भी समिति बनाई जाएगी। तो अगले साल इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत करी, यानी इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी? 1986 में। 1986 में रिपोर्ट प्रस्तुत करी और 1985 में बनी। ठीक है, अब इस समिति ने क्या बोला कि भैया 3 स्तरीय पे भी काम नहीं होगा और 2 स्तरीय वाला तो असफल हो ही चुका है, तो 4 स्तरीय होनी चाहिए, यानी 4 आयाम की सिफारिश की इन्होंने। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि किस समिति ने स्थानीय सुशासन में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति ने सिफारिश करी गई? तो यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे GPK राव समिति। ठीक है, एक पॉइंट जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वहां से जितने प्रश्न बन सकते हैं सारे आयाम आप लोगों को समझने हैं। ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई सरप्राइज ना मिले। अब 4 आयाम कौन कौन से थे जिसकी सिफारिश की गई? तो इन्होंने पहला बोला कि भाई राज्य स्तर पे बनाया जाए राज्य विकास परिषद। जैसे नेशनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद है, वैसे राज्य स्तर पे बनाना चाहिए राज्य विकास परिषद। अच्छा जी, और इन्होंने कहा कि जिला स्तर पर होगा जिला विकास परिषद, और मंडल स्तर पे रखा जाएगा मंडल परिषद, और ग्राम स्तर पे रखा जाएगा ग्राम परिषद। तब जाके कहीं ना कहीं जितने भी ग्रामीण परिवेश के जो जितने भी निवासी हैं सबको कहीं ना कहीं वो अधिकार मिलने लगेंगे। जैसे कि हमने पहले समझा कि भाई जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था वो असफल क्यों रहा? क्योंकि सारे अधिकार अधिकारियों को ही दे दिए गए, है कि नहीं है? यानी वहां पे जितने निचले स्तर के अधिकारी थे उनके पास तो पावर रही नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 स्तर के बारे में बात की गई, राज्य स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर और ग्राम स्तर। ग्राम स्तर पे ग्राम परिषद। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बात करते हैं इसके संदर्भ में और क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब 4 स्तर तो दे दिया, अब इसका परिणाम क्या हुआ गाइस? देखिए, अब इसका परिणाम क्या हुआ कि इस सिफारिश के द्वारा जो स्थानीय सुशासन में राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप की संभावना अधिक हो गई।
भाई 4 स्तर होंगे तो जितने भी राजनीतिक दल हैं वो ज्यादा घिरेंगे उसमें, है कि नहीं है। इसलिए इस समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया, यानी ये भी असफल हो गई। जो योजना आयोग ने जो सिफारिश की थी वो भी असफल रही। तो यानी अभी कौन चल रही है, बलवंत राय मेहता समिति ही चल रही है। और तभी उनका नाम बार बार परीक्षा में देखने को मिलता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के प्रणेता या प्रतिपादक कौन है, तो बलवंत राय मेहता। ठीक है जी। तो यानी ये भी असफल हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके हस्तक्षेप अधिक हो जाएंगे, जिसके कारणवश GVP के राव समिति को असफल घोषित कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बात करें, फिर उसके बाद समिति आई LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति अब 1986 में उसने रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, उधर ये समिति भी कहीं ना कहीं तैयार हो रही थी। तो अब इन्होंने क्या किया, इस समिति की सिफारिश 1986 में ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा किया गया। ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा भारत सरकार के द्वारा 1986 में इसकी सिफारिश की गई इस समिति की। ठीक है। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय सुशासन, ध्यान रखेंगे, स्थानीय सुशासन को संवैधानिक दर्जा देने और वित्तीय स्वतंत्रता देने की सिफारिश की थी। इसको मैं 5 स्टार रेटिंग दूंगा गाइस, इसको ध्यानपूर्वक नोट करेंगे आप लोग कि किस समिति की सिफारिश पर स्थानीय सुशासन को या पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई, तो LM सिंघवी समिति। ध्यान रखेंगे, ऐसे ही फैक्चुअल प्रश्न है आपके एग्जाम में। ठीक है, यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करें 1988 में, देखिए 1988 में PK थुंगन समिति का गठन किया गया था और इनके द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई। तो पहले नंबर पे किसने सिफारिश की, LM सिंघवी, और दूसरे नंबर पे संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की PK थुंगन समिति। ये कुछ स्थानीय स्वशासन से संबंधित समितियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है जी, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अब जब सिफारिश की बात कर दी गई तो पंचायती राज यानी जो स्थानीय सुशासन है इसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए सामने मामला आया। अब यहां पे ध्यान रखेंगे कि यह संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुआ। कौन सा संविधान संशोधन था, यह सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। 73वां संविधान संशोधन, आप मेंशन करेंगे 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। कौन सा अधिनियम था, कौन सा संशोधन था, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, PV नरसिम्हा राव थे उस समय, उनके कार्यकाल में यह अधिनियम पारित हुआ और इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। भाग 9 को जोड़ा गया और इसके अंतर्गत 16 नए अनुच्छेद रख दिए गए। अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक, यहां तक जोड़ दिए गए। ठीक है। अब यहां पे एक फैक्चुअल पॉइंट ध्यान रखेंगे आप लोग, देखिए भाग 9 जोड़ा गया यानी मूल संविधान में, ध्यान रखेंगे मूल संविधान हम किसको कह रहे हैं पहले उसको समझिए। मूल संविधान कह रहे हैं जो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ था, उसको मूल संविधान के नाम से जाना जा रहा है ना। या 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हो रहा है उसमें जो जो प्रावधान थे उसको मूल संविधान के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है। तो यानी मैंने आपसे क्या कहा कि मूल संविधान में जो भाग थे उनकी संख्या थी 22। मूल संविधान में भाग की संख्या थी 22। ठीक है। लास्ट टाइम यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने भाग हैं, ये ध्यान रखना है। देखिए 7वें संविधान, मैं बात करूंगा संविधान टॉपिक में आप लोग समझेंगे, बट मैं छोटा सा बैकग्राउंड बता दूं ताकि आपका पॉइंट क्लियर रहे, क्योंकि यहां से प्रश्न है। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 को हटा दिया गया था, है ना। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया। इसी तरीके से कई और संवैधानिक संशोधन किए गए, कुछ और भाग जोड़े गए।
तो वर्तमान में आप ध्यान रखेंगे, मेंशन करेंगे इस पॉइंट को कि वर्तमान में संविधान में भाग की संख्या कितनी है गाइस? तो 25 आप लोग ध्यान रखेंगे, 25। अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में रहा कि संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो 25 भाग हैं। भाग 9 जोड़ दिया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए और 243 से लेकर 243 ओ तक। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इस अधिनियम के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें 29 विषय, कुल 29 विषय इसमें शामिल कर दिए गए। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को आते हैं। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को या स्थानीय सुशासन को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन। क्लियर है यहां तक? 73वां संविधान संशोधन कब हो रहा है? 1992 में। लेकिन प्रश्न आएगा कि ये लागू कब हुआ? तो ध्यान रखेंगे कि ये जो अधिनियम है, पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है, लागू कब हो रहा है? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूं, आप इसको नोट करेंगे कि 24 अप्रैल को भाई इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया, इसको लागू कर दिया गया, तो पंचायत दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। ये फैक्चुअल पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, जहां से प्रश्न देखने को आ सकता है। ठीक है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, कौन से संशोधन? 73वें संविधान संशोधन। किसकी सिफारिश पर? कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? तो पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद संविधान संशोधन अधिनियम में भाग 9 जोड़ दिया गया, तो वर्तमान में भाग की संख्या है 22, जो हम लोगों ने जानी थी अभी, 25। और मूल संविधान में कितनी संख्या थी? 22। ठीक है जी। संविधान लागू कब हो रहा है? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ठीक है, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे संविधान के टॉपिक में। ठीक है, जब संविधान विषय की आपकी कक्षा चलेगी। आर्टिकल आप लोगों ने देख लिए, 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई इसी संशोधन के तहत, जिसमें 29 विषय रखे गए और लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। क्लियर है यहां तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप नोट करना है। जो जो चीजें मैं एडिशनल बता रहा हूं उसको आप साइड में अपने नोट्स में ही अपडेट करते चलेंगे, क्योंकि एक भी पॉइंट आपका स्किप ना हो। क्लियर है यहां तक? अब जरा समझिए कि स्थानीय सुशासन को अपने राज्य में सर्वप्रथम, अब ध्यान दीजिएगा, स्थानीय सुशासन को अपने राज्य में सर्वप्रथम संशोधन के आधार पर लागू करने वाला प्रथम राज्य था मध्य प्रदेश। ठीक है जी, सबसे पहले इसको लागू करने वाला, स्थानीय सुशासन को अपने राज्य में सर्वप्रथम संशोधन के आधार पर अमेंडमेंट किया गया, संशोधन के आधार पर लागू करना। देखो शब्दों का आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा क्या जा रहा है ना। स्थानीय सुशासन को कब लागू किया गया, तो वो डेट अलग है। स्थानीय सुशासन को किस राज्य में लागू किया गया, वो शब्द अलग है। औपचारिक रूप से या प्रायोगिक तौर पे कब लागू किया गया, तो ये सारी चीजें आप लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है ना, तो वो शब्दों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सर्वप्रथम संशोधन के आधार पर लागू करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखें। अब स्थानीय सुशासन को संवैधानिक दर्जा देने का उद्देश्य क्या था? भाई इसको संवैधानिक दर्जा दिया क्यों गया, इसके पीछे क्या कारण था, अब आप वो जानेंगे। एक एक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। पहला पॉइंट, ताकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो सके। इसका मतलब क्या है कि सत्ता शासन चलाने में, जो भी सत्ता शासन चलाई जाएगी उसमें निचले स्तर की भागीदारी रहे। भाई क्योंकि स्थानीय सुशासन का संबंध कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश से है, वहां पे जितने भी ग्रामीण निवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, उनकी भागीदारी बढ़े, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे प्रधान, बीडीसी, ये सब कहीं ना कहीं निचले स्तर पे माने जा रहे हैं, जो जनता से डायरेक्ट कनेक्ट है कि नहीं है, ताकि उनकी भागीदारी बढ़े। और ग्रामीणों को प्रशासन में भागीदारी बनाना, जितने भी गांव के लोग हैं उनको प्रशासन
में पार्टिसिपेट करवाने के लिए भी स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता थी। ठीक है, उसके बाद ताकि सामाजिक न्याय हो सके, जितने भी न्यायालय हैं उनका बोझ कम हो। भाई अगर हर व्यक्ति न्यायालय ही पहुंचा रहेगा जिसका समाधान निचले स्तर पे हो सकता था, तो न्यायालय के ऊपर कितना बोझ बढ़ेगा। ऑलरेडी कितने केसेस पेंडिंग है कि नहीं है। उसके बाद आर्थिक न्याय हो सके, ठीक है, आर्थिक न्याय भी हो सके। तो ये स्थानीय सुशासन के संदर्भ में आपको ये फैक्चुअल पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब कौन कौन से आर्टिकल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। एक एक आर्टिकल आपको कंटेस्ट याद होना चाहिए। कोई भी प्रश्न आर्टिकल के संदर्भ में आ सकता है। यानी ये पूरा सेगमेंट जब हम लोग जान लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। टोटल 25 मार्क्स हैं, 25 नंबर का है और 25 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो प्रयास यही रहेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से अटेंड किए जाएं। ठीक है जी, ताकि इन केस किसी और विषय में किसी कारणवश कोई कम नंबर बने तो एटलीस्ट यहां से आपका बैकअप रहे। क्लियर है। तो सबसे पहला आर्टिकल है गाइस 243। देखिए, किसी भी संवैधानिक की अगर बात करें या कोई भी भारतीय दंड संहिता की बात करें, जो भी पहला आर्टिकल होगा वो कहीं ना कहीं उसकी डेफिनेशन को बताएगा। जो भी पहला आर्टिकल होगा, है ना। देखिए, इसमें स्थानीय सुशासन को परिभाषित किया गया है। स्थानीय सुशासन को परिभाषित किया गया, जैसे कि मैंने पहले और दूसरे लेक्चर में बात करी थी स्थानीय सुशासन को शुरू करने के संदर्भ में कि इसका मतलब क्या होता है। लगभग कहीं ना कहीं वही डेफिनेशन इसके अंतर्गत भी है। तो क्या है, स्थानीय स्तर अर्थात लोकल क्षेत्र विशेष के लोग स्वयं अपने प्रशासन को चलाएंगे, अपनी स्वयं समस्याओं को पता करेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। ये स्थानीय सुशासन के अंतर्गत यहाँ पे वर्णित किया गया है। स्थानीय सुशासन मतलब कि उसी स्थान विशेष के लोग स्वयं शासन करेंगे, समस्या को पहचानेंगे, उसका निराकरण करेंगे। कहीं ना कहीं ये चीजें इसके अंतर्गत दी गई। और इसके लिए प्रत्येक आवश्यक उपबंध या नियम का निर्माण किया जाएगा और शासन और प्रभावी बनाने का समय समय पर प्रयास भी किया जाएगा। अगर स्थानीय सुशासन पे कार्य संचालित होगा तो जो भी कोई नियम कानून बनाने हैं तो ये स्वतंत्र है, वो बना सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 243 क्या कहता है, देखिए इसको मैं पूरा लिख दे रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं एआरटी का फुल फॉर्म, आर्टिकल इसको हिंदी में बोलते हैं गाइस अनुच्छेद, इसको बोलते हैं अनुच्छेद। अगर मैंने बोला अनुच्छेद या आर्टिकल 243, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, इसको बोलते हैं, आप इसको ऐसे ही उच्चारित करेंगे, आर्टिकल नंबर 243। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है 243 ए, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे उच्चारित करेंगे, ये इसको लिख लीजिएगा। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे और गलत उच्चारण कर देते हैं। तो इसका उच्चारण होगा 243 ए। अगर ऐसे लिखा हुआ है 243 ब्रैकेट में, तो हम बोलेंगे 243 क्लॉज ए, इसका उच्चारण है ये सही, है ना। इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि मान लीजिए ये मैंने उदाहरण के लिए बताया आप लोगों को कि 243 कोई भी आर्टिकल ए अगर लिखा हुआ है तो उसमें कुछ और प्रावधान मेंशन होंगे, उसके बाद ब्रैकेट लग गया तो ये क्लॉज कहलाएगा। 243 क्लॉज ए, इसमें कुछ और प्रावधान होंगे, इसलिए डिफरेंस हो जाता है। क्लियर है जी। तो 243 में क्या है, इसकी परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें। अब जैसे देखिए आपके सामने आ गया 243 ए, अभी जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था, यानी 243 ही आर्टिकल है। अब उसके अंतर्गत ए बी सी डी का खा गा गा वो सारे यहाँ पे वर्णित किए गए हैं। तो आर्टिकल नंबर 243 में परिभाषा, और 243 ए में क्या बोला गया है कि ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। प्रश्न कैसे रहेगा इस पे, वो जरा ध्यान से समझिएगा साथियों। प्रश्न रहेगा कि ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, तो 243 ए। ठीक है जी। ग्राम सभा, पहले ही दिन के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि ग्राम सभा कहते किसको हैं, यानी ग्राम की निर्वाचक नियमावली में जितने भी दर्ज व्यक्तियों के नामों का सामूहिक रूप से शामिल निवास ग्राम सभा कहा जाता है। यानी मतदाता सूची में जितने भी ग्रामवासी हैं जिनका नाम वहां पे वर्णित है, उन सबको मिला के कहना कि ग्राम सभा के नाम से जाना जाएगा। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ग्राम सभा यानी जो ग्राम है उसको ग्राम घोषित करने का पावर किसके पास है, राज्यपाल। ठीक है जी।
और उसी के अपोजिट अगर एक बात करें कि किसी भी क्षेत्र को SC ST क्षेत्र घोषित करने की पावर किसके पास है, तो राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, बेसिक पॉइंट दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं मैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र को SC ST क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, और किसी भी ग्राम को ग्राम घोषित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। क्लियर है जी यहां तक? आइए, अब यह गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किया जाएगा। अब जरा ध्यान समझिए, एक नया शब्द आया आपके पास, विधानमंडल। देखिए, जैसे संसद है भाई, केंद्र में क्या है, संसद। संसद के 3 अंग, सबसे पहले राज्यसभा, फिर लोकसभा और फिर राष्ट्रपति। ठीक है, इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 80 में है, इसका वर्णन 81 में है, इसका 52 में है, आर्टिकल नंबर 52 में। ठीक है, ये दोनों ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों सदन हैं, यानी यहां से जो कानून बनेगा राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर करेंगे, है ना, और वो कानून बनके सामने आ जाएगा। ये तो हो गया केंद्र स्तर पे। अगर राज्य स्तर पे बात करें, अब जरा यहां ध्यान से समझिए, मैं इसको व्हाइट पेन से ही लिख दे रहा हूं। अगर राज्य स्तर पे बात करें तो जैसे संसद थी केंद्र स्तर पे, राज्य पे होगा विधानमंडल। ध्यान दीजिएगा, राज्य पे होगा विधानमंडल। उसी तरीके से विधानमंडल के भी 3 अंग, अगर अंग पूछ रहा है आपसे तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, अगर सदन पूछ रहा है तो लोकसभा, राज्यसभा। ध्यान रखेंगे, यहां से फैक्चुअल प्रश्न देखने को मिले हैं, है ना, कि उत्तर प्रदेश की, देखिए प्रश्न कैसे रहा, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर देखें, उसके ऊपर मैं जरूर एनालाइज करूंगा। प्रश्न कैसे था कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें, है ना, उसी तरीके से लोकसभा में कितनी, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो फैक्चुअल प्रश्न ध्यान रखना है। आइए पहले वापिस आइए, राज्य के संदर्भ में विधानमंडल, जो राज्य विधानमंडल की बात हो रही है, इसके भी 3 अंग, यहां राज्यसभा है तो यहां विधान परिषद, यहां क्या है, यहां है विधान परिषद। ठीक है, यहां पे लोकसभा है तो यहां विधानसभा है। अभी विधानसभा के ही इलेक्शन होने वाले हैं जहां पे मुख्यमंत्री चयनित होके आएंगे। ठीक है, यहां पे राष्ट्रपति महोदय हैं तो यहां पे है राज्यपाल, ये राज्य स्तर पे। तो यानी यहां पे विधानमंडल और विधानसभा के द्वारा जो कानून बनेगा वो ग्राम सभा के द्वारा प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है यहां तक? ये लाइन आप देख लें, यहां गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा कौन, ग्राम सभा, जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित किया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट यहां पे क्लियर हो गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिएगा इसको। ठीक है जी, यहां से कई सारे फैक्चुअल प्रश्न बनेंगे, हालांकि संवैधानिक रूप से जब आप संविधान टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो वहां पे सारी चीजें आएंगी आपकी, राज्य, संसद, विधानमंडल, ये आप लोग वहां पे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करें। अगला आर्टिकल है 243B। मैंने जैसे जितने पॉइंट लिखे हैं उतने ही आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है जी, ग्राम सभा के बारे में 243A, पंचायत के गठन के बारे में तो आपको ध्यान रखना है 243B। 243B, है ना, इसमें क्या बोला गया है कि पंचायत का गठन और संरचना, यहां पे पंचायत 3 स्तर की है, वही बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न कैसे रहेगा, 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 243B। ठीक है जी, पंचायत का गठन और संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 243B। समझ पा रहे हैं कैसे प्रश्न है, ऐसे ही फैक्चुअल प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल आप लोग मेंशन करेंगे 243C, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन करता है ये। भाई 3 स्तरीय संरचना के बारे में तो इसमें बता दिया गया है ना, और इसकी पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन, जो इसकी संरचना का वर्णन हो रहा है वो 243C में हो रहा है। क्लियर यहां तक? 243C क्या कर रहा है, उसको एलोबरेट कर रहा है, उसका वर्णन कर रहा है। यहां पे बोला गया है, अब ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां जनसंख्या 20 लाख से कम हो वहां मध्य स्तर को समाप्त किया जा सकता है। एकमात्र राज्य जहां पंचायती राज व्यवस्था 4 स्तरीय
चल रही है, 4 स्तरीय चल रही है, एकमात्र राज्य है और वो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ध्यान रखेंगे प्रश्न ऐसे ही निकल के आते हैं जो थोड़े से अलग हों, कि कौन सा राज्य है जहां पे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चल रही है, तो पश्चिम बंगाल। क्योंकि हम तो अभी तक यही जान रहे हैं कि 3 स्तरीय वैलिड है भाई, 2 स्तरीय भी आई, 4 स्तरीय भी आई, सब कहीं ना कहीं फ्लॉप रही, लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां पे ये 4 स्तरीय चल रही है, वो है पश्चिम बंगाल। क्लियर है? उसके बाद देखें, पंचायत की संरचना का निर्माण राज्य विधानसभा को स्वविवेक से तय करेगी, अपने स्वविवेक से तय करेगी। यानी पंचायत की जो संरचना है, अभी आप लोगों ने विधानमंडल समझा, विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा, तो यानी पंचायत की जो संरचना है वो कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा भाई? राज्य विधानसभा। ध्यान रखना है इसको, ठीक है जी, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें। 243C, अब लिखेंगे 243D। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो मैंने रखे हैं ताकि आप इनको रिवाइज करें, समझें। 243D क्या बोलता है? पंचायत में आरक्षण। ठीक है जी, पंचायत में आरक्षण 243D। 2015 की परीक्षा में क्या प्रश्न था कि पंचायत में जो आरक्षण है उसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है? ठीक है, लास्ट जो लेखपाल का जो बैच रहा, जो हम लोगों ने 2015 वाले में पढ़ाया था, सारे प्रश्न बच्चों को लगभग मिले, है ना। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट समझे, राज्य विधानमंडल SC ST के जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान करेगा। भाई कितने प्रतिशत, कितने रेशो में SC ST हैं, उसके आधार पे आरक्षण का प्रावधान रहेगा। अब यहाँ पे महिलाओं वाला देखिए, यही सेम प्रश्न था, आप जरूर देखेंगे, और मैं आपको जब एनालिसिस करवाऊंगा प्रीवियस ईयर के प्रश्न होगा तो वहां डिटेल में बात कर रहे होंगे। तो समझिए, प्रत्येक स्तर पर महिलाओं को 33% या 1/3 भाग, 33% ये पर निश्चित आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में था, ये ध्यान रखिएगा आप। कौन से आर्टिकल से आया? 243D। प्रश्न या तो डायरेक्ट आर्टिकल के बेस पे रहा, देखने को मिल सकता है, और या उसके डिटेल में कोई जानकारी है उसको देखने को मिल सकता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, इस जो भी चीजें हम लोग समझ रहे हैं, आप जब नोट्स बना रहे हैं, देखिए अगर पढ़ेंगे तो फंसेंगे जरूर, है ना। और कहीं भी अगर डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं नहीं तो हमारी टीम उसमें जरूर रिप्लाई करेगी और आपके जो भी समस्या उसमें आ रही है आपके सामने, उसका समाधान हो जाएगा। आइए उसके बाद बात करते हैं 243E। 243E यानी पंचायत का कार्यकाल के बारे में बात की गई है। 243E, ठीक है। पंचायत का कार्यकाल पहले अधिवेशन से 5 वर्ष तक रहेगा। चकबंदी लेखपाल का प्रश्न है गाइस, ये चकबंदी लेखपाल की परीक्षा में जो 2015 में हुई, उसमें यह प्रश्न पूछा गया, कितने वर्ष का कार्यकाल पंचायत का? तो भाई 5 वर्ष, ठीक है। यदि पंचायत समय से पूर्व भंग हो जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना होगा और गठित नई पंचायत शेष कार्यकाल तक ही मान्य होगी। भाई जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे पंचायत का गठन हो गया, ठीक है, 1 साल चली, 2 साल चली, और यहाँ पे आके ये भंग हो गई। अब 3 साल बचे हैं, तो चुनाव कितने महीने के भीतर करवा देना है? 6 महीने के भीतर। 6 महीने के भीतर चुनाव हुआ, नई पंचायत आ गई, नई पंचायत आ गई, तो ये अब कब तक करेगी भाई? गठित नई पंचायत शेष कार्यकाल तक ही मान्य होगी, यानी 1 2 3 साल और काम करेगी। स्पष्ट हुआ? क्लियर हुई लाइन? कि भाई अगर पंचायत समय से पूर्व भंग हो जाती है तो 5 वर्ष तक का तो कार्यकाल है ही है, 1 2 3 4 5। अगर समय से पहले भंग हो गई तो 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है, और जो नई गठित पंचायत होगी वो शेष कार्यकाल तक मान्य होगी, ठीक है। अब कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाएगा। देखिए 2 केस बन रहे हैं गाइस, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। पहला केस ये, दूसरा केस ये। पहले केस में तो भैया अगर पहले ही डिसॉल्व हो गई, पहले ही भंग हो गई, तो 6 माह के भीतर चुनाव करवा दिया जाएगा और शेष कार्यकाल के लिए नई पंचायत कार्य करेगी। अब कार्यकाल समाप्त हो गया, भंग नहीं हुई है, 1 2 3 4 5 साल
पंचायत चल गई। अब जो अगली पंचायत शुरू होगी वो भी इलेक्शन उसका 6 माह के भीतर करवा दिया जाएगा। क्लियर है? तो 6 माह आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आर्टिकल नंबर 243E, पंचायत का कार्यकाल। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। 243F, 243 का F, ठीक है, 243 का F। अच्छा देखिए, हो सकता है आपके मन में कंफ्यूजन आ रही हो कि भाई हमने तो क, ख, ग, घ, अड़ा, च इस तरीके से पढ़ा है 243 या देखा है। तो गाइज ये इसी का इंग्लिश वर्जन है, ABCDEF। तो आप कह सकते हैं तो कि 243 का चा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे भी होगा उसको अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार आप लोग डिजाइन कर लेंगे, सजा लेंगे, ताकि आप अपने सही आंसर पे पहुंच जाए। अब 243F के अनुसार पंचायत के लिए योग्यताओं की बात की गई है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट यहां पे क्लियर करूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक डायग्राम में चाहूंगा आप लोग नोट कर लें, जहां से प्रश्न आ जाते हैं। एक नोट कीजिएगा, लोकसभा, लोकसभा, फिर लिखिएगा राज्यसभा, फिर लिखिएगा राष्ट्रपति, फिर लिखिएगा राष्ट्रपति। अब ध्यान से समझिए, यहां पे मैं आयु की बात कर रहा हूं। अगर लोकसभा में कोई व्यक्ति एंटर होना चाहता है, प्रवेश लेना चाहता है, तो न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25। सदस्य बनना चाहता है, ठीक है, एंटर तो बच्चा भी जा सकता है, लेकिन अगर उसमें वो सदस्य बनना चाहता है तो न्यूनतम आयु होगी 25 वर्ष। राज्यसभा में होगी, अगर सदस्य बनना चाहता है तो 30 वर्ष। राष्ट्रपति में होगी, राष्ट्रपति बनना चाहता है तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 25, 30, 35 याद रख पाएंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक यही मामला विधानसभा के संदर्भ में है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप इसको अपनी कॉपी में साफ साफ नोट करेंगे। मैं यहां लिख दे रहा हूं विधानसभा, लोकसभा के अपोजिट विधानसभा। या एक सेकंड रुकिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं ना, विधानसभा, और राज्यसभा के अपोजिट विधान परिषद, विधान परिषद, और राष्ट्रपति के अपोजिट राज्यपाल। एज वही है, अगर राज्यपाल बनना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु 35, और अगर विधान परिषद के सदस्य बनना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष, और विधानसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ये आप ध्यान रखिएगा, यहां से कई बार प्रश्न आता है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में देखिए कैसे घुमा के प्रश्न पूछा। अगर सीधा प्रश्न पूछा जाता तो आप आंसर बता देते कि भाई लोकसभा में सदस्य बनने के लिए कितनी आयु? 25 वर्ष। लोकसभा का व्यक्ति अगर प्रश्न पूछे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तो भाई लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा वही प्रधानमंत्री बनता है, तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। प्रश्न देखिए कैसे घुमाया कि आप राज्यसभा के सदस्य हैं और प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, और कई अधिकांश बच्चों ने 25 आंसर लगाया। 25 कैसे हो सकता है? जब आप राज्यसभा के सदस्य हैं तो इसका मतलब आपकी न्यूनतम आयु 30 तो रही होगी, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु क्या रही भाई? 30 रही। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन से बचना है आप लोगों को, ठीक है। एक प्रश्न क्या रहा, देखिए ऐसे ही प्रश्न, मैंने कहा ना अगर आप सावधानी हटी दुर्घटना घटी। प्रश्न क्या था कि एक विद्युत रेलगाड़ी, ध्यान दीजिए, एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर जा रही है। ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ और साउथ। एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर जा रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? सबने आंसर लगाया पश्चिम। एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, तो आपको ध्यान देना है कि विद्युत रेलगाड़ी है गाइस, विद्युत रेलगाड़ी धुआं थोड़ा छोड़ती है कि नहीं है? तो विद्युत रेलगाड़ी आपको भरमाने के लिए दे दिया, विद्युत रेलगाड़ी धुआं नहीं छोड़ती भाई।
वो एक ऑप्शन था उसमें, इनमें से कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ऑप्शन के अनुसार आप लोग आंसर हिट करेंगे। तो ये एज वाला फंडा क्लियर हुआ। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इनका एज बिल्कुल सेम है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पे, यहीं पे थे हम लोग कि 243F में पंचायत के लिए योग्यताएं दी गई हैं। निर्वाचक नामावली में नामकरण के लिए निम्नतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत के लिए 18 वर्ष चाहिए, ध्यान रखिएगा। लोकसभा 25, राज्यसभा 30, राष्ट्रपति 35, उसी के सापेक्ष विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन पंचायत की बात हो रही है तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। राजस्व लेखपाल 2015 की भर्ती में सेम प्रश्न, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पंचायत चुनाव में उम्मीदवार के लिए निम्नतम आयु, देखिए पंचायत चुनाव की बात हो रही है, यहां पे निर्वाचक नामावली मतलब कि आप वोट डाल सकते हैं, तो आपकी न्यूनतम आयु 18 होनी चाहिए। लेकिन अगर पंचायत चुनाव में आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं तो आपकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। क्लियर है यहां तक? और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन ये सारी योग्यताएं कहीं ना कहीं रखी गई हैं। तो दो प्रावधान आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। 243F तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 243G के ऊपर बात करेंगे। तो अब तक जितनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं उसको सिस्टमैटिक वे में आप लोग नोट्स बनाते हुए चलें और रिवाइज करते चलें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।